नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर और भी किसी तरह की कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या बताकर निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या है एफआईआर से जुड़े कानूनी प्रावधान। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता श्री संजय जी। सर, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका शो में आने के लिए। शुरुआती तौर पर जब हम लोग बात करते हैं सर एफआईआर की, तो एफआईआर दरअसल होती क्या है? हम लोग तहरीर के बारे में सुनते हैं, एफआईआर के बारे में सुनते हैं, तो दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है? तहरीर एक आपने जो आपके साथ में इंसिडेंट हैपेंड हुआ है या आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, आप उसकी शिकायत करने के लिए जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसमें जाते हैं। वो एक आपकी कंप्लेंट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तहरीर एक उर्दू का शब्द है जी। शिकायत पत्र आपका हिंदी का शब्द है जी। आप उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसको कि आपकी शिकायत करने जो शिकायत है, लिखित शिकायत आप दे रहे हैं, उसके लिए जो जांच के लिए आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करते हैं, वो उसको देख के और उसको पढ़ के और उसकी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो एफआईआर लॉज होती है उसको एफआईआर बोलते हैं जी। इस एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना पत्र। ठीक है सर, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना अगर हुई है, कोई अनहोनी अगर हुई है, एफआईआर वो लिखाने जाता है, तो कब एफआईआर लिखी जा सकती है? क्या कुछ ऐसा भी नियत समय है कि भाई घटना होने के कितने वक्त बाद एफआईआर लिखी जा सकती है? डायरेक्ट एफआईआर लिखा भी सकते हैं कि नहीं लिखा सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट आप लिखा सकते हैं। दूसरा, पहले इसके ऊपर में थोड़ा सा जो है ये क्लियर नहीं था कि आप डिले हो गया तो उस डिले का बेनिफिट्स मिलता था एक्यूज्ड को, लेकिन इसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आई हैं कहीं कि डिले अभी इतना जो है उस पर इफेक्टिव नहीं है यदि आप एक्यूज के ये फेवर में नहीं जाता इतना जी। और ये प्रावधान है हमारी सीआरपीसी में कि आप जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट देते हैं या तहरीर देते हैं तो उसी वक्त उस पर एफआईआर करने का नियम ये हमारी सीआरपीसी में है। ठीक है। इस वक्त मुलेन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से हमारे दर्शक। मुलेन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? तो आपका सवेरे टीवी में इंटरव्यू चल रहा था ना जी। हेलो जी मुलेन। हाँ, वो आपका सवेरे इंटरव्यू चल रहा है, एटीएम पे सवेरे चल रहा था ना कि हेलो। चलिए मुलेन, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। हमारी टीम जल्द आपको कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपके इस बारे में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एफआईआर की कॉपी लेना हम समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर किसी स्थिति में परिस्थितिवश थाने से या चौकी से एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया जाता है, तो फिर व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन रहता है? नहीं, आप सबसे पहले ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही आप की एफआईआर लॉज होती है, कंप्लेनेंट को वो भी प्रोविजन उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन जहां पे आप कंप्लेंट लेके गए हैं एफआईआर की कॉपी आपको प्रोवाइड कराएगा। ये एक प्रोविजन है जी। और यदि इस प्रोविजन के अगेंस्ट जाते हैं तो वो दैट मीन जो है
वो एक इलीगल वर्क कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट उसके सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसएचओ को कर सकते हैं। एसएचओ के बाद में आपके पास एसीपी का है, डीसीपी है आपके पास में, और यदि आप किसी पर्टिकुलरली जैसे स्टेट लेवल में है तो आप वहाँ के एसएसपी को, जो डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आप उनको उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। जी, इस वक्त पंजाब से सर सुशील हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सुशील, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं रायपुरा पंजाब से बोल रहा हूँ जी सर। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मेरा। जी, हेलो सुशील, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, क्या केस है आपका? सर ऐसे है, मेरी मिसेज अपने मतलब पेके गई थी तो मुड़ के वहां से वापस नहीं आई। 2-3 बार उसको मैं वहां पर लेने गया था तो उन्होंने वापस भेजा नहीं, जिसके चलते मैंने कोर्ट में केस डाला घर बसाने का। जी, तो मैंने तो घर बसाने का केस डाला। उसके बाद उन्होंने मेरी मिसेज के पेके वालों ने उसके थ्रू मेरे ऊपर केस डलवा दिए, दहेज का, मार कुटाई का, ये वो 3-4 तरह के केस डाल दिए अलग अलग, जी, जिसका कि कोर्ट में से किसी तरह की कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है जो मैंने सुशील, तो केस आप हमसे डाला क्या है, चाहते हैं? मैं सर आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ इस चीज में किसी तरह के लड़के की सुनवाई है कि नहीं है। ठीक है सुशील, देखिए, पहले तो बेहतर होगा कि आप अपने केस से संबंधित जितने भी आपके कागजात हैं वो कागजात तमाम आप हम तक भेज दें पहले, क्योंकि उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपकी सहायता कैसे की जाए ये सुनिश्चित करने के लिए। संजय जी, आपके पास में आऊंगा, भाई इनकी क्या सहायता तत्कालिक तौर पर हो सकती है? हाँ, इन्होंने जो बताया कि मैंने कोर्ट में केस डाला है, सेक्शन 9 का इन्होंने जो है ना कोर्ट में जो है ना पेटिशन फाइल की होगी जी, और वो इसमें जो है आराम से उसको फाइट करें और उसमें जो है डिग्री लें, या उनका भी जो अपोजिट उनकी जो इनलाज है उनका भी अपना उनको पक्ष रखने का मौका दें। और वो जो सेक्शन 9 का है, यदि आप और उधर से आपके मैटर को मीडिएशन सेंटर्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं, इवन कि स्टेट गवर्नमेंट के मीडिएशन सेंटर्स हैं और कोर्ट के अंदर में भी मीडिएशन सेंटर्स हैं, आप वो मैटर वहाँ पे रेफर करा सकते हैं और आप अपनी पत्नी को घर लेके जा सकते हैं। जी, लेकिन सर जो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कुछ गलत केसेस भी लगा दिए गए हैं, तो उनसे कैसे निपट सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास में कोर्ट है, ट्रायल है, आप यदि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और इनके पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, देन जो है कि ये केस को विन करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सुशील की बेहतर सहायता आपको इसके द्वारा मिली है। अगर इसके अलावा कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो आप सीधे निसंकोच हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब से संजीव हमारे दर्शक। संजीव, अपनी बात आप रखें। संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए संजीव, संजय जी आपके पास मैं आऊंगा। हम लोग जीरो एफआईआर के बारे में भी सुनते हैं, तो दरअसल जीरो एफआईआर क्या होती है और उसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है? जीरो एफआईआर, जैसे कि मेरे पर्टिकुलरली कोई कंप्लेनेंट है, उसके साथ में कोई एक इंसिडेंट हैपन होता है और वो ट्रैवल में है लगातार कंटिन्यू, और नेक्स्ट वो जो है कहीं पे जहाँ उसका ट्रैवल एंड होता है वो वहाँ पे अपना पहुँच जाता है, कोई कंप्लेनेंट है या कंप्लेनेंट जो भी है, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसके साथ में घटित हुआ है, रास्ते में जो घटना हुई है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे सकता है। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके ऊपर में जीरो एफआईआर लॉन्च करे और पर्टिकुलर जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है, जिस थाना क्षेत्र में उसके साथ में कोई घटना घटित है, उसको उस जीरो एफआईआर को वहाँ पे ट्रांसफर करे जी। और ये ऐसा कई मामलों में हुआ है और बहुत हाईलाइटेड मैटर्स हैं जो आजकल ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मैटर में पेंडिंग भी है। जी जी, ठीक है सर। कई दफा हम लोग ये देखते हैं कि जो भी पीड़ित पक्ष है, अगर वो एफआईआर लिखाने जाता है और आरोपी पक्ष जो है वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है या किसी और तरीके से अपर हैंड उनका रहता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज ना हो या फिर केस दब जाए। ऐसी परिस्थितियों में फिर जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहाँ अपील कर सकता है, अपने केस को कैसे वो आगे बढ़ाए? हाँ, उनके लिए भी प्रोविजन है। वैसे जैसे कि सबसे फर्स्ट तो आपका जुडिक्शन बनता है आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जी। यदि वहां पे आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो ये सीआरपीसी में प्रोविजन है इसका भी, आप अपने जिले के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आप उनको लिखित शिकायत दे सकते हैं। और यदि उसके ऊपर में भी कोई कार्रवाई ना हो तो आपका न्याय क्षेत्र जो क्षेत्राधिकार जो भी आपके आसपास जो कोर्ट पड़ती है, माननीय न्यायालय पड़ता है आपका, आप वहां पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल अपने आप खुद कर सकते हैं या अपने वकील के माध्यम से फाइल करा सकते हैं। और इसका प्रोविजन सीआरपीसी में 156 सब क्लोज 3 है, यानी कि 156(3) बोलते हैं इसको। आप अपनी कंप्लेंट वहां पे फाइल कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट को देखते हुए जो माननीय न्यायालय है
वो पर्टिकुलर जो उनका जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ को आप डायरेक्शन देंगे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन आपने क्या की, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट या जो इसकी स्टेटस रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर डेट में या आप जो नेक्स्ट डेट जो भी फिक्स है उसमें जो है कोर्ट के सामने उसको पेश करें। ठीक है, इस वक्त अहमदाबाद से असलम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। असलम, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने एक बार वो आपको फोन लगाया था, मेरे से मैंने 6,000 रुपये भेजे थे फिरोजाबाद जी। तो वो 6,000 रुपये डाक के जरिए भेजे थे, तो वो पैसा मेरे घर पे पहुंचा नहीं। उसमें से क्या कागज पहुंचा था, एक 100 का नोट लिखा था उसके अंदर जी। तो उसको 2006 के अंदर भेजा था सर, 2006 के अंदर भेजा था। असलम, बहुत साफ आपकी आवाज दरअसल हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा और आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता आपको इस मामले में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप लोग जुड़ने के लिए। संजय जी, आपके पास मैं आता हूँ कि एफआईआर से संबंधित कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो एफआईआर लिखाते वक्त व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन जरूर हों? जो ये सबसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी। मोस्टली यहीं पे जो है ना मिस्टेक्स होती है और ये कमियां रह जाती हैं जिसका कि आपका जो अपोजिट पक्ष है वो उसका बेनिफिट उठाता है। जी। सबसे फर्स्ट तो जिस समय आपके साथ घटना घटी उस समय का आपके एफआईआर में कंप्लेनेंट में जिक्र होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो एग्जैक्ट डेट है उसका, और जो जिस शख्स ने आपके साथ में आप बाय नेम आप उसका नाम, यदि नाम नहीं है तो आप जो है अज्ञात में आप दर्ज करा सकते हैं मुकदमा। और जो आपके साथ में घटना घटी है उसको बिल्कुल सच्चे और सही तरीके से आप रखेंगे तो आपको इसका इंसाफ भी मिलेगा। और ये मुख्य बिंदु रहते हैं समय, स्थान और आपका तारीख, महीना और सन। ठीक है, ये मुख्य चीज है। ठीक है सर, एफआईआर का पूरे केस के दौरान कितनी महत्ता रहती है? क्या अगर एक बार एफआईआर लिखाई गई उसके बाद आपको कुछ और पॉइंट्स सामने आते हैं कि भाई ये भी मुझे लिखाना चाहिए था, तो क्या तब एफआईआर बदल सकती है? नहीं। अच्छा, एफआईआर एक आपका ये कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का बेस है जी, फाउंडेशन आप कह सकते हैं इसको, और होती भी है। एफआईआर आपकी सिर्फ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसको कि जो कंसर्निंग पुलिस है वो 154 सीआरपीसी की सेक्शन है उसके अंतर्गत दर्ज करती है। और इसके बाद आप एफआईआर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है और कोई मटेरियल मिलता है और कोई एविडेंस ऐसी मिलती है कि ये पर्टिकुलरली ये सेक्शन ना होके इसमें ये सेक्शन बनेगी, तो सेक्शंस चेंज हो जाती है जी। स्टेटमेंट्स के आधार पे, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पे, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के आधार पे, प्लस एविडेंस जो उसके पास में है। ऐसा अक्सर होता है कि सेक्शन सपोज करो 323 में हुआ और बाद में जो है जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है, एमएलसी बोलते हैं, उसमें वो ग्रीवियस हर्ट चोट आई तो उसमें फिर सेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है सर, एक बात और जानना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भाई जो एफआईआर होती है वो सीधे थाने में ही दर्ज हो सकती है, जो आसपास चौकी है वहां दर्ज नहीं हो सकती, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है या फिर ऐसा कोई प्रावधान है कि भाई आप चौकी में भी अपनी पुलिस शिकायत दर्ज करा सकते हैं? नहीं, आपका ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दर्ज नहीं हो सकती। ये होता है कि जैसे कि आप बीट हो गया आपका, बीट कांस्टेबल हमेशा थाने से नियुक्त होता है, आपने यदि उसको भी इंफॉर्मेशन दी, इवन की सीआरपीसी में तो यहाँ तक प्रोविजन है कि यदि आप लिखना पढ़ना भी नहीं जानते तो आप जो है जो अपनी बात उस समय जो वहाँ पे ड्यूटी अफसर है जो वहाँ पे रहता है आप उसको बताएंगे, वो एज इट इज ही वर्ड टू वर्ड शब्द और जो शब्द जो आप बोलेंगे उसको अक्षर से उसको लिखेगा और उसकी कॉपी आपको देगा जी कि और आपको पढ़ के सुनाएगा कि आपने मुझे ये बोला और मैंने ये इसमें लिखा है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कितनी रहती है? अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और अगर जो व्यक्ति जो लिख रहा है अगर उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है आरोपी पक्ष की तरफ से, तो ये भी संभावना बनती है कि वहां पर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाए। तो आगे अगर आने वाले वक्त में जो पीड़ित व्यक्ति है अगर अदालत में कहता है कि भाई मैंने एफआईआर में ये नहीं ये लिखवाने की कोशिश की थी, ये गलत लिखा गया है, तो उस वक्त क्या चीजें बनती हैं? हाँ, बहुत स्टेज ऐसी आती है कोर्ट में ट्रायल के दौरान। सबसे फर्स्ट में तो आप चार्ज की स्टेज आती है, आप अपना पक्ष वहां पे भी रख सकते हैं। आप अपना एक प्रोटेस्ट पेटिशन है आप वहां पे वो भी फाइल कर सकते हैं कि ये बात थी और ये एविडेंस थी और ये पुलिस ने नहीं लगाई, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए। तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट देती है और होता भी जी।
बहुत केसों में होता है। जी, लेकिन सर यहाँ पे दोनों ही पक्षों की बात है। हम जो बात हमने की कि अगर पुलिस से किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर ले जाता है तभी संभावना हो सकती है। अगर बाद में जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके मन में कोई और भावना पनप जाती है, इंसाफ की जगह कोई ईर्ष्यालु भाव उसके अंदर आ जाता है, 2-4 लोगों को और उसमें शामिल कराना चाहता है, तो तब वो भी कह सकता है कि भाई मैंने इनका नाम भी लिखवाया था, मैंने कहा था चूंकि पढ़ना लिखना नहीं जानता तो इसलिए इनका नाम लिखा कि नहीं लिखा मैं उस वक्त चेक नहीं कर पाया। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ त्यागी जी ये ट्रायल का प्रोविजन है। हमारे यहाँ ट्रायल का प्रोविजन है और ये ट्रायल में जो है जैसे ही उसके सिर्फ बोलने से भर से कुछ नहीं होता, उसको उसकी सपोर्ट में एविडेंस भी देनी होती है जी। जो उसकी सपोर्ट में विटनेसेस अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं जी। और जो स्टेटमेंट पुलिस अथॉरिटीज एजेंसी नोट करती है, रिकॉर्ड करती है, वो सेक्शन 161 सीआरपीसी है, उसके अंतर्गत वो रिकॉर्ड करती है। देन जो है ये होने के बाद जब चार्जशीट फाइल होती है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो वहां पे दोबारा फिर जो विटनेसेस के जो बयान लिए गए वो कोर्ट के सामने दोबारा अपीयर होते हैं और उनका दोबारा फिर बयान होता है और उसका फिर अपोजिट जो अक्यूज के काउंसिल हैं वो उसको क्रॉस करते हैं और जो चीज सामने निकल के आती है उसके हिसाब से जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है कि ये केस झूठा है या सच्चा है। ठीक है सर, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लगता है कि भाई एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो उसके मुफीद नहीं हो रही है, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने का या दबाव बनाने का, उनसे सवाल पूछने का अधिकार रहता है पीड़ित व्यक्ति को? आप इसके लिए जो है वही मैंने आपको बताया, जो आपका अक्षेत्राधिकार के अंदर में न्यायालय पड़ता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए कि इसी तरीके से ये मेरे साथ में अन्याय हो रहा है और ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन में नहीं, मेरा जो केस है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है। उसके लिए कोर्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट मंगा लेती है अपने सामने और उसको देखती है कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देंगी कि आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए और यदि हो रहा है तो उसको कहेगी कि हाँ ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो रहा है, अभी इसको ऐसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात सर मैं और जानना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत कोई एफआईआर लिखा दी जाती है, उसका नाम गलत तरीके से किसी एफआईआर में शामिल करा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास बचने का अपना क्या साधन रह जाता है? हाँ, वो भी एक हमारे यहाँ जो इसके लिए प्रोविजन है आईपीसी में 182 में इसका प्रोविजन है जी। यदि किसी के खिलाफ झूठे साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर लॉन्च करा दी जाती है तो और वो जो इसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपनी शिकायत कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को लिख के देता है और बताता है कि मेरे साथ में ये हुआ और इसने ये झूठा साक्ष्य मेरे अगेंस्ट में दिया है जी, तो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जो है अथॉरिटी वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको री इन्वेस्टिगेट करेगी और जो जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ में वो एक्शन लेगी और उसके खिलाफ में भी एफआईआर करने का प्रोविजन हमारे एक्ट में है। एक बात सर मैं और जानना चाहूंगा आपसे इस बारे में कि एफआईआर में क्या हर एफआईआर में ऐसा होता है कि भाई तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, या फिर कौन सी एफआईआर किस तरीके से लिखा जाती है इनमें, या कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिनमें कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है एफआईआर के बाद? देखो, इसमें ये काफी वाइड एस्पेक्ट है, इसका काफी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, कोग्निजेंस और नॉन कोग्निजेंस है। हिंदी में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध है। जो आपको हीनियस जो ऑफेंसेज होते हैं उसमें पुलिस को पावर है और पुलिस अरेस्ट भी करती है और उसको विदाउट जो वारंट के अरेस्ट करने की पावर है जी, ये रहती है। ठीक है सर, और सर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से कि जो दर्शक ध्यान रखें कि अगर उनके साथ कोई चीज़ें होती हैं, कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो शिकायत कब दर्ज कराएं, कहाँ दर्ज कराएं, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रखें? सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि आप अपना समय, अपना आपका तारीख, पर्टिकुलरली आपके साथ जहाँ पे प्लेस है पर्टिकुलर प्लेस जी, और आपके साथ में किस किसने किया ये, और आजकल तो इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रिकॉर्डिंग वगैरह इतनी अच्छी रहती है, सीसीटीवी कैमरा है आपके पास में, मोबाइल फोन है, कैमरे रहते हैं। दूसरा, अभी एक प्रोविजन आप बातचीत में आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी तो EFIR भी होने लगी है जी। ये अभी जो है फैसिलिटी दिल्ली पुलिस की तरफ से और स्टेट पुलिस की तरफ से भी है कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपके साथ में कोई थेफ्ट है, आपके पास कोई आपके पर्टिकुलरली कोई आपका लगेज मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाती है, तो आप ऑनलाइन अपने आप ही आप अपना उसको आप जाइए वेबसाइट पे दिल्ली पुलिस की और वहाँ पे FIR लॉन्च का एक अपना
उस पे जाइए और उसको क्लिक ठीक है, कीजिए सर। और आपके पास में सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर किसी परिस्थिति में व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ वक्त तक थाने नहीं जा पाता किसी भी कारण के चलते, तो क्या फोन पर अगर हम 100 नंबर पर या हेडक्वार्टर में फोन करके अगर ये शिकायत दर्ज कराते हैं तो क्या वो भी एफआईआर के तौर पर जी, मानी जाएगी? ये ट्रीट किए जाता है, इसका भी प्रोविजन हमारे यहाँ है जी। कि आपकी जो शिकायत है वो फोन पे ही लिखी जाएगी। लेकिन ये रहता है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, पर्टिकुलरली वो कोर्ट में आप जब जाते हैं तो उसकी एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इतना अच्छा प्रोविजन है अभी, जैसे यदि आपके साथ में सबसे फर्स्ट में कोई भी इंसिडेंट होता है तो 100 नंबर तो अभी कॉमन है, सबको पता है कि 100 नंबर पे कॉल करते हैं, और वो जो 100 नंबर पे कॉल करते हैं, जो फर्स्ट आप इंफॉर्मेशन उस समय 100 नंबर को देते हैं वो रिकॉर्ड होता है आपका, उसमें समय, और वो भी एज ए एविडेंस आपकी जो केस की चार्जशीट है उसके साथ में फाइल होती है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमसे जुड़ने Thank के you. लिए, Thank you, बेहतर जानकारियां दर्शकों को देने के लिए इस मामले में। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिले। इसके बीच में अगर आपके सामने कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आती है तो हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।